So, hello and welcome, Javed and Tarun, and congratulations to both of you for getting recommended for NDA 146. Today, you all will be sharing experience of your recommendation and how you prepared for your SSB. Javed is a fresher who got recommended for NDA 146, whereas Tarun is a repeater who got recommended for both NDA 145 and NDA 146. So, they both will be sharing their experience. Starting with the written preparation, I wanted to ask जावेद कि भाई जावेद तुमने फ्रेशर के तरीके से रिटर्न के लिए कैसे प्रिपेयर किया, मतलब यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ क्लास 12 बोर्ड आल्सो, सो हाउ Yes. डिड यू मैनेज बिटवीन योर बोर्ड्स एंड एनडीए प्रिपरेशन, कैसे रिटर्न की स्ट्रेटजी थी तुम्हारी, तो इन सब के बारे में बताओ। क्योंकि सर क्योंकि मैं पीसीएम बैकग्राउंड से था तो पीसीएम मेरी स्ट्रांग थी एंड मैथ्स में मैंने ज्यादा फोकस किया क्योंकि मेरा जो वो था जीएटी सेक्शन उसमें मैं ज्यादा स्कोर नहीं हुआ था क्योंकि जब मैंने 11th में भी अटेम्प्ट दिया था तो मैंने उसके डिसाइड में फिर मैथ्स में ज्यादा एडवांटेज लेने का किया एंड जीएटी में मैंने स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में किया और देन इंग्लिश में मेरा थोड़ा अच्छा स्कोर था उसमें एंड थोड़ा बहुत मॉडर्न एंड ज्योग्राफी विल हेल्प यू टू गेट 400 प्लस आराम। So Tarun, what was your strategy? How did you prepare for your written examination? Because तुम्हारे लिए बहुत डिफरेंट था क्योंकि तुमने मतलब बहुत बार रिटर्न निकाल रखा है, ठीक है। सो तुम्हारी हमेशा डिफरेंट स्ट्रेटेजी रहती होगी या फिर कोई परफेक्ट स्ट्रेटेजी रहती होगी जो तुम फॉलो करते होगे। सो तुम्हारे को क्या लगा था कि क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए ताकि कंसिस्टेंटली तुम एनडीए का रिटर्न का एग्जाम क्लियर कर सको, मतलब सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी? ये क्या श्योर था कि 12th में एनडीए देना है फॉर श्योर, तो पीसीएम तो मेन सब्जेक्ट था ही। उसके साथ साथ आई थॉट कि एक इनिशियल कोचिंग अगर मैं ले लूंगा रिटर्न प्रिपरेशन की तो मेरे को फालतू की मतलब उलझनों में नहीं उलझना पड़ेगा, कि मेरे को थोड़ा सेलेक्टिव पढ़ना होगा और अच्छे से पढ़ना होगा ताकि मैं आगे जाके ब्लफ ना हो किसी भी चीज में कि भाई पढ़ाई सच में किसी को कहूंगा नहीं कि तुम जरूरी है कोई कोचिंग एकेडमी ज्वाइन करो। बट इफ यू आर गोइंग फॉर अ क्लियर पाथ कि हाँ भाई 12th में ही अगर एनडीए निकालना है, उसके लिए एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी पहले से ही हो दिमाग में। तो मेरी हेल्प कर दी थी मेरे मेंटोर्स ने, मे भी तुम खुद की भी हेल्प कर सको खुद ही। तो मैंने उन्हीं की मतलब जो स्ट्रेटेजी थी वो फॉलो की। लाइक सैटरडे संडे में एनडीए का पढ़ता था एंड रेस्ट ऑफ द डेज में अपने बोर्ड की प्रिपरेशन करता था। उसके लिए लाइक मैंने बुक्स अच्छे तरह सॉल्व की थी। लाइक आर.डी. शर्मा होती है बुक, ठीक है, उसके बहुत सारे पहले थियरी पार्ट आता है, फिर देन सोल्व एग्जाम्पल वाला पार्ट आता है, देन फिर एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं तीनों कर लेता था। उससे क्या होता था कि मेरी जो कंसेप्ट थे वो भी क्लियर हो जाते थे, ठीक है। अदर देन क्वेश्चन जो हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चन थे और रिजल्ट थे ना जो मैथमेटिक्स में जो एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत, लाइक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो एनडीए में आते हैं रिजल्ट बेस आते हैं कि भाई इसमें अगर तुम वैल्यू रख दोगे तो आंसर निकल जाएगा। तो पहले से बहुत सारी चीजें दिमाग में रहती थी अगर उस बुक को अच्छे से सॉल्व कर लिया। एंड सेकंड जो थोड़ा फिर ये हो जाता है कि जैसे 11th में हमने अच्छे से पढ़ लिया तो 12th में ये होता है कि हमारे पास टाइम कम रहता है, तो और प्रैक्टिस हमें ज्यादा करनी होती है। तो उसके लिए मैं मॉक अच्छे से दे लेता था अपने, और जो भी चीजें पढ़ता था ना तो मेरे दिमाग में ये रहता था कि मोस्ट ऑफ द से रिटेन करके रखो अपने दिमाग में, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ तो बहुत ज्यादा लेते हैं फिर भूल जाते हैं कि चलो यार ये पढ़ लिया है, पढ़ तो हमने इतना लिया है, मेरे दोस्त ने तो कुछ भी नहीं पढ़ा या साइड वाले ने इतना नहीं पढ़ा, ठीक है। उसमें नहीं रहना, जितना तुमने पढ़ा उसको याद कर लिया मैंने, ऐसे ही किया था, ठीक है। और जीएस के लिए तो मैं अपने सर के लेक्चर लेता था, मयंक सर वो आते थे आराम से, वो हमें कहते भी थे कि घर जाके नो नीड टू स्टडी एट ऑल, अच्छे से आगे सुन लो और बस उसको दिमाग में रखो, ठीक है। जो तुम पढ़ रहे हो ना बी कॉन्फिडेंट ऑन दैट, बट उसको दिमाग में रखो। बहुत सारे सोर्सेज है, लाइक लूसेंट है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे लूसेंट से पढ़ के भी अपने क्लियर कर लेते हैं। तो यू कैन रीड लूसेंट एज वेल, यू कैन रीड अ लॉट ऑफ, मैंने यूट्यूब चैनल्स भी हैं उससे भी पढ़ लो, बट जो पढ़ो उसको याद रखो और अच्छे से लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। और थोड़ा अगर तुम्हें लगता है कि मैंने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो लेवल अप वाले क्वेश्चन भी कर लो, मेंस वाली भी कर लो अगर तुम चाहते हो, वैसे नो नीड टू डू दैट ऑल्सो। पर हाँ रिटर्न के लिए स्ट्रेटेजी रखो और कंसिस्टेंट रहो। एटलीस्ट जाने से पहले 10-11 मॉक्स प्रैक्टिस कर लो और ऐसे 2 घंटे के अंदर अंदर, ताकि तुम्हें अपना लेवल पता लग जाए कहाँ पे हो और फिर बाद में कोई परेशानी ना हो रिटर्न का पेपर देते। और मैं तो हर बार फिर ये स्ट्रेटेजी करता था। एक बुक आती है अरविंद मैथमेटिक्स, वो मेरे कोचिंग वाले ने लिखी है वैसे तो, उसको सॉल्व कर लिया था मैंने 7 से 8 बार 12th तक। और फिर हर बार जब भी पेपर जाता था उस बुक को एक बार दोबारा सॉल्व कर लिया पूरी को। और जीएस के लिए लेक्चर देके यूट्यूब पे रिवाइज करा, क्वेश्चन मार्क लगाए मतलब प्रीवियस ईयर पेपर पे,
और एग्जाम दिया है, बहुत आराम से 400 प्लस आ जाता था हर बार। सो योर स्ट्रेटेजी वाज वेरी गुड, मतलब पूरी कंडेंस स्ट्रेटेजी तुमने बता दी कि मैं मतलब ये फॉलो करता था मैं और ये फॉलो करता था। एक और डाउट रहता है, मतलब जो भी फ्रेशर्स हैं रिपीटर्स हैं वो ये सोचते हैं कि भाई मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व करें, मतलब कहाँ से सॉल्व करें, या प्रीवियस ईयर पेपर करें या फिर मॉक टेस्ट करें, मतलब क्या करना चाहिए, टाइमिंग के साथ करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड वाले को ज्यादा टाइम नहीं मिलता, कभी कभी प्रैक्टिकल्स में बिजी रहते हैं जब एनडीए एग्जाम आता है, या फिर कभी कभी बोर्ड्स की प्रिपरेशन में टाइम ही नहीं मिलता। तो ये क्या है कि मॉक टेस्ट पेपर कब सॉल्व करने चाहिए और कहाँ से सॉल्व करने चाहिए, तो ये फ्रेशर या फिर रिपीटर में से मतलब कोई भी बता दे कि मतलब उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती थी कि वो मॉक टेस्ट पेपर कब और कैसे सॉल्व करते। मेरा तो सर ऐसे था कि जो मॉक टेस्ट पेपर थे, जैसे पहले कंसेप्चुअल जब आपके पूरे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो कंसेप्चुअल के बाद मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स अपना स्टार्ट किए थे, एंड मैंने 2009 तक प्रीवियस ईयर पेपर किए थे सिर्फ मैथ्स के। इसका मेन रीजन ये था जिससे मैं वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को देख पाऊँ कि कैसे इंडिया क्वेश्चन ट्रेंड क्या है क्वेश्चन पूछने का। जो यूपीएससी का पेपर है वो एक ट्रेंड फॉलो करता है क्वेश्चंस का, तो उन ट्रेंड को जानने के लिए आपके कंसेप्चुअल बहुत अच्छे होने चाहिए। तो 2009 तक के जब मैंने प्रीवियस ईयर पूरे मैथ्स के कर लिए थे, तो एक अच्छी पकड़ आ गई थी मेरी मैथ्स पे। तो फिर मैंने फिर अनअकैडमी एंड देन ग्रेड अप के टेस्ट सीरीज के सब्सक्रिप्शन ले लिए थे। तो मैं उन्हें फिर मॉक टेस्ट पेपर्स को जब करता था तो वो फिर इजी था, इतना सेल आउट हो जाता था आराम से। उसमें मतलब इतना कोई दिक्कत नहीं आता था। तो उससे क्या है, उससे आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपका उतना इम्प्रोवाइज होता रहेगा, जिससे जब आप एग्जाम में जाओगे तो उस कंसेप्ट से आपको लगेगा कि हाँ ये कहीं पे प्रैक्टिस था मेरा। और एनडीए के मैथ्स में मेन ये स्पीड है तुम्हारी जो है, ठीक है, 120 क्वेश्चन तुम कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास वो स्पीड हो, और स्पीड तभी आएगी जब तुम प्रैक्टिस करोगे। सेम इज विद जीएटी, लेकिन जीएटी लगभग सबका खत्म हो जाता है, वो टाइम से पहले ही हो जाता है। लेकिन जीएटी में क्या है, जीएटी में द मोर यू प्रैक्टिस उतना तुम्हारा दिमाग में गेन होगा। लेकिन मैथ्स तुम्हारी एक ऐसी चीज है, वो हर टाइम एक नया कंसेप्ट आ जाता है उसमें। तो ऐसे सर मेरी स्ट्रेटेजी थी, प्रीवियस ईयर देन मॉक्स एंड देन ऑल मेमोराइजिंग थिंग्स एंड देन ऑल सेट टू गो फॉर डीएटी। लाइक एक पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि तुमने पूछा था कि व्हाट शुड बी द परफेक्ट टाइम टू सॉल्व दीज मॉक्स, बिकॉज 12th में बोर्ड भी होते हैं, है ना, और लाइक मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स न्यू ब्लड होता है उनमें, तो होता है कि आज ही रिटर्न का भी कर ले, आज ही एचएसबी कर ले, आज ही रिकमेंड होता है। तो उसके लिए एक क्या है कि एक बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच रखो तो वो सही है। ये एक दिन में ऐसे थोड़ा ही है कि तुम रिटर्न भी निकालोगे, एक ही दिन में एसएस भी निकालोगे। तो फर्स्ट फोकस ऑन रिटर्न, ठीक है। मैं कहूंगा जो कोई बंदा 10th में है तो ही शुड बूस्ट अप इन 11th, जितना हो सके अपना मैक्सिमम दे दो 11th में, क्योंकि 12th में फिर लास्ट में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स लाइक कैलकुलस हो गई तो इंटीग्रेशन बहुत नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। और 12th का भी बहुत सारा बेसिक्स होता है, वो एनडीए के एग्जाम के बाद ही होता है, लाइक आफ्टर सितंबर ही होता है। तो उस केस में ये हो जाता है। तो उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि तुम जुलाई तक कर लो एनडीए का जितना मेन हो सकता है तुम्हारा, लाइक अलजेब्रा मोस्ट ऑफ दैट 11th में फिनिश हो जाती है। तो इन जुलाई अलजेब्रा पूरी कर लो, वेक्टर 3D पूरी कर लो, एंड प्लेन वाला चैप्टर पूरा कर लो, एंड जितनी कैलकुलस हो सके जुलाई और मिड जुलाई तक, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग आफ्टर 25 जुलाई, ठीक है। जितने भी मॉक हो सके सारे मॉक दे दो, ठीक है। मैं ऐसे किया था, फॉर एग्जाम्पल मैंने 25 जुलाई से मॉक देने स्टार्ट किए थे अपने अरियंस के, ठीक है। तो मैंने ऐसे रखा था कि 10 अगर मॉक लिए मैंने, तो बीच में 2 दिन का गैप रख लिया अगले मॉक के, फिर 2 दिन का गैप रख लिया अगले मॉक में, और एचिट पेपर्स आते होंगे दीवार पे लगा लेता था। देन फिर कितने मार्क्स पहले में आए, देन फिर उससे बेटर कैसे लाने हैं दूसरे में, तो ऐसे ऐसे अपना कर लिया। तो अगस्त वाला टाइम इज द क्रूशियल टाइम, उस टाइम में तुम अपने मॉक्स कर लो प्रिपेयर, एंड अगर पेपर फिर पोस्टपोन भी होते तो एटलीस्ट तुमने मॉक्स देके इतना तो हो जाएगा कि भाई इतना हो चुका है मेरा, और फिर एक्स्ट्रा फिर जितना तुम्हें बूस्ट अप करना है यू कैन। एंड बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज बता दी दोनों ने, अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज। रिटर्न क्लियर होने के बाद जो एसएसबी प्रिपेयर करते हैं एज अ फ्रेशर, तो उसमें तुम्हारी क्या अप्रोच रही जावेद, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट्स को तो ये पता भी नहीं होता कि एसएसबी में करना क्या है, मतलब कैसे अप्रोच करनी है, मतलब कैसे शुरुआत करनी है प्रिपरेशन, ठीक है। और तुमने 12th में ही क्लियर किया है, रिकमेंड हुए तुम लोग, तो कैसे तुमने प्रिपरेशन शुरू की अपनी, मतलब स्टार्ट कैसे किया, उसके बाद कैसे प्रोसीड किया, कैसे अपनी जो इंटरेस्ट हॉबीज इन सब के बारे में जाना, और मतलब क्या तुमने कोचिंग ली, तुम्हें लगता है नेसेसरी है कोचिंग लेना एज अ फ्रेशर, सो इन सब स्ट्रेटेजीज के बारे में बताओ कि एसएसबी के लिए प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी। सर एसएसबी के लिए मेरा ऐसे प्रिपरेशन था, लाइक जब मेरा रिटर्न का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ
तो फिर मैंने अपना एसएसबी का स्टार्ट कर दिया था। बेसिकली मैंने स्टार्टिंग विथ पीपीडीटी एंड ओआईआर से किया था, बिकॉज वो आपका स्टेज 1 है। एंड उसमें मैंने पीपीडीटी, लाइक मैं पीपीडीटी पिक्चर लिखता था, तो मैं खुद तो नहीं कर सकता था असेस कि भाई मैं कैसा लिख रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं जैसे मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, लाइक जो आपको जो है बताते हैं कि कैसे लिखना चाहिए, जैसे शॉर्ट शॉर्ट सर का हो गया एंड ऑलिव ग्रीन्स का हो गया एंड आपका जो है, मतलब देयर आर मेनी चैनल्स, आपका हो गया। तो इसमें क्या है, इसमें आपके साइकोलॉजिस्ट, वो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको मिल जाता है कि आपको स्टोरी कैसे लिखनी कैसी है, कैसे अप्रोच कैसे करना है। तो वो अप्रोच मैंने स्टार्टिंग से, जिस दिन मेरा रिटर्न हुआ था उसके अगले दिन से ही मैंने स्टार्ट कर दी थी। एंड लाइक और उसमें मैंने ज्यादा फोकस अपना मैंने नरेशन पार्ट में किया था। लाइक नरेशन के लिए मैं क्या करता था, मिरर के सामने आप अपना भाई स्टोरी लिखो एंड देन जो स्टार्टिंग की कुछ लाइन फिक्स होती है, जैसे ऑलराइट जेंटलमैन इन द पिक्चर आई परसीव दिस, इस लाइन को मेमोराइज कर लिया था मैंने कि भाई इस लाइन में आपको बिल्कुल वो नहीं होना, फकअप नहीं मारना, ठीक है। इसमें भाई ये लाइन एकदम परफेक्ट, ये ओपनिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर ओपनिंग स्टेटमेंट आपका परफेक्ट नहीं होगा तो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं आएगा। तो मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट राइट। मैंने बहुत अच्छा बनाया एंड देन टीएटी डब्ल्यूएटी ऐसे मैं प्रैक्टिस करता रहा। फिर फॉर्चुनेटली जब कोविड की सिचुएशन थोड़ी सही हुई तो मैं कोचिंग के लिए गया। आई वेंट टू प्लेसेस, आई वेंट टू फर्स्ट वेंट टू चंडीगढ़ इन ऑलिव ग्रीन एंड सेकंड आई वेंट टू कमांडर राकेश पांडे सर इन ट्रायम्फ इन दिल्ली। तो ऐसा नहीं है यार, कोचिंग कोचिंग क्यों जा, कोचिंग जाने का मेरा बस एक मकसद ये था कि मैं अपने आप को असेस कर पाऊँ कि भाई मैंने जितनी प्रैक्टिस, क्योंकि मैं आई हैव प्रैक्टिस अ लॉट। तब तक जो है मैं लगभग आई वुड से कि 50 से ज्यादा मैं पीपीडीटी कर चुका था, डब्ल्यूईटी भी मैं थोड़ी बहुत कर रहा था। तो मुझे अब एक असेसमेंट की जरूरत थी कि भाई मैं जिस राह पे चल रहा हूँ वो सही है या गलत। तो उसके लिए मैंने कोचिंग को ज्वाइन किया था, ठीक है। एंड उसका मुझे ऑब्वियसली डेफिनेटली मैं बेनिफिटेड हुआ हूँ। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यार जो कोचिंग जाता है उसका मतलब भाई यू लाइक वो, मतलब एक मिथ है कि भाई जो कोचिंग जाता है उसका सिलेक्शन रेशो कम होता है या कुछ ऐसा कुछ होता है, ऐसा नहीं होता। कोचिंग जाना, लाइक तुम भाई जैसे रिटर्न की भी तो कोचिंग करते हो, लाइक सेम वही है। दे आर जस्ट, तुम अपने आप को चेक कर पाते हो कि भाई तुम जो कर रहे हो वो सही है। बस जस्ट ये होता है उसमें, और कुछ नहीं होता, ठीक है। बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। वो जैसे आपको सर बताएंगे कि भाई, क्योंकि वो दे आर ट्रेन्ड ऑफिसर्स, वो जानते हैं भाई कि क्या है, किस चीज में क्या करना है। तो वो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। इफ यू कुड गो फॉर, आई वुड सजेस्ट इफ यू हैव दैट फाइनेंशियल स्टेटस, यू शुड गो फॉर अ कोचिंग, बिकॉज स्पेशली फॉर फ्रेशर्स, क्योंकि आपको सिस्टम उसमें पता नहीं होता एसएसबी में 5 डेज में होता क्या है, दैट यू नो इन अ बेटर वे। तो ये इसके इसके अकॉर्डिंग मेरी प्रिपरेशन थी। एंड रही बात सर, मैं अपना जो है जब पीआईक्यू मैंने जब पहली बार भरा था तो आई डेंट सी इट कि भाई उसमें और क्या है। लाइक मेरा जो पीआईक्यू, मैंने 4-5 बार पीआईक्यू अप्लाई किया था और लास्ट मेरा पीआईक्यू फाइनल हुआ था और उसी को मैंने एसएसबी में भरा था। तो पीआईक्यू को मैंने इंस्पेक्ट किया भाई, मैं सोचा कि उस पे क्या क्या पीआईक्यू पे क्वेश्चन निकल सकते हैं आगे चल के। तो वो मुझे हेल्प किया। एंड हॉबीज इंटरेस्ट, यार ये तो अपनी इंट्रोस्पेक्शन है, अपने बारे में आप इंट्रोस्पेक्ट करो कि आपकी क्या है। एसएसबी इज ऑल अबाउट इंट्रोस्पेक्शन। जितना ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट करोगे, जितना ज्यादा यू वुड नोइंग योरसेल्फ, द मोर यू कैन शोकेस देयर। सिंपल यही है एसएसबी में, बस यही है। आप इंट्रोस्पेक्ट करो कैसे हो आप, एंड रेस्ट इज देयर चॉइस कि भाई अगर आप उनके चीजों में फिट हो रहे हो दे विल सेलेक्ट यू, अदरवाइज यू इंट्रोस्पेक्ट अगेन, कम नेक्स्ट टाइम ना डू इट। ये था। So now, Tarun, I would like you to share your strategy, because after getting conferenced out, how you moved up, and how you introspected yourself in the next attempts, and how you prepared for these attempts, because simultaneously you got recommended twice. So what was your strategy after that conference out SSBs, and how you moved up and how you introspected yourself and corrected your mistakes? Okay, so my journey started from NDA 142. It's a quite long journey. So in this journey, I have learned and unlearned a lot of things. So when I was a fresher like Javed, like he told that he have practiced a lot and he did his introspection. He did all. I did the same thing at that point of time. But the difference that I can find in his strategy and my strategy was, like, his strategy was more channelized. Okay, my thoughts were not fine at that point of time. Okay, I was also motivated. Okay, I have also practiced a lot. I also went to a coaching like him. Okay, so सब चीज मैंने तो सेम ही की थी, बट जहां मैं
शुरू में लैक किया वो जावेद जैसे चैनलाइज था. लाइक जावेद एंड मी हैव अ डिफरेंट बैकग्राउंड ऑल्सो. ठीक है, दोनों की स्कूलिंग भी बड़ी डिफरेंट डिफरेंट हुई है. ठीक है, इफ आई कंपेयर. ठीक है, लाइक जावेद इज फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड. ठीक है, तो बचपन से ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ people army people around him. ठीक है, so that fear was not in like लोगों को देख के, आर्मी के लोगों को देख के कैसा लगता होगा, वो कैसे बात करते होंगे. उसके पापा के ऑब्वियसली यूनिट में ऑफिसर्स होंगे to whom he have interacted with principals, उसके सीनियर्स इन आर्मी स्कूल. so he have a good he didn't have that type of stereotypes. ठीक है, when I remember that when I reached SSB Allahabad for the very first time, I was enthralled by looking at the SSB. like इतनी काली काली सड़कें, इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर. तो मेरे दिमाग में तो वही गूंज रहा था भाई. मेरे दिमाग में जो मैंने प्रिपरेशन करी थी, और बस मेरे दिमाग में था आज तो बस रिकमेंड हो जाना है और बस सारा कुछ आज ही कर देना है. ठीक है, तो तैयारी तो इतनी कर ही ली है. तैयारी पे ध्यान नहीं था व्हाट आई हैव टू डू एक्चुअली, बट ये था कि हाँ यार लाइफ तो सेट हो जाएगी अगर यहाँ से हो गया. तो ये था. ओके, पर्सनैलिटी वाइज थोड़े एरर थे उस टाइम भी कि लाइक व्हेन आई वेंट इन द इनिशियल पीपीडीटी सेशन, तो बस ये था कि सेलेक्ट होना है, तो उसके लिए जीडी में बस मैं ही बोल रहा हूँ. ठीक है, ऐसा नरेशन दे दिया, मतलब कुछ किसी को पूछा ना गिना, बस बोलते चले गया. तो वो था. तो दैट इज द थिंग दैट यू नीड टू चैनलाइज. पर जो सब फ्रेशर्स को करनी चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट है तो ओवर मोटिवेशन ना ले. ठीक है, लाइक व्हेन जावेद वेंट फॉर द एसएसबी ही कॉल्ड मी अर्लियर. ठीक है, व्हेन आई वाज रिकमेंडेड 145 की सर मैं एसएसबी आ रही है क्या करूं. तो मैंने इसको सीरियसली कहा था कि जब तक मैं समझ चुका था कि इट्स नॉट लाइक कि तुम सब कुछ कर लो तो तभी हो जाओगे. मैंने कहा देख, यू आर अ कैप्टन, क्यों स्पोर्ट्स कैप्टन, स्कूल कैप्टन है, तो आई थिंक दैट इज इनफ इन एसएसबी. तू स्पोर्ट्स कैप्टन दिखा दे, वो हो जाएगा रिकमेंड भाई. और जावेद डिड द सेम आई थिंक. ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना होता यार एसएसबी के लिए. ठीक है, बट जो चीजें हम कर सकते हैं हमारे हाथ में है एज अ फ्रेशर और एज अ रिपीटर भी. ठीक है, वो है कि एटलीस्ट हम अपनी जनरल अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग कर रखे. ठीक है, मे बी ज्यादा ना कम, बट आई थिंक सेंसिबल इनफ रखे. ठीक है, एंड जो रिपीटर्स हैं मोस्ट ऑफ देम की उनके लिए तो बहुत जरूरी है. ठीक है, स्टार्ट रीडिंग हैबिट थोड़ी बढ़ा ले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अगर मन नहीं लगता तो नहीं कर सकते. फॉर योर एसएसबी यू कैन डू एवरीथिंग, मैंने भी करा. तो थोड़ी नॉलेज लेवल अच्छा होना चाहिए. then you can also work upon your communication skills. That communication skills gap matter because in my SSB there were 2 to 3 people who were very good. यार मतलब they have a good mind. Like in GTO they were doing extremely well, but when it comes to express your feelings inside, like your point of view, so sometimes they lack. तो वो थोड़ा गैप कम हो जाता है. उसके लिए लाइक जैसे लेक्चर 8 प्रिपरेशन हो गया. ठीक है, रोज 2-3 लेक्चर 8 बोल दो यार मिरर के सामने खड़ा होके, और 2-3 क्या, उससे तुम्हारा सब कुछ काम हो जाएगा. ठीक है, जीटीओ जीडी के लिए तुम्हें पॉइंट्स मिल जाएंगे. अगर इंटरव्यूअर कोई तुमसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे तो उसके लिए भी तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए बेटर वे मिल जाएगा. और 3 मिनट के अंदर अंदर तुम अपनी बातों को समझा के कंक्लूड कर रहे हो तो तुम्हारी एक्सप्रेशन क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. ठीक है, तो ये मैटर करती है. ठीक है, एंड एसएसबी के लिए और तो मैं क्या ही कहूँ कि थोड़ा सच्चे भी रहो. ठीक है, अगर कभी पहले गलतियां की है मोस्ट ऑफ फॉर रिपीटर्स कि भाई जेई वही वाले क्वेश्चन आते हैं कि व्हाई डिडंट यू गिव जेई, या व्हाई डिडंट यू वेंट टू आईआईटी प्रिपरेशंस एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारे मार्क्स क्यों कम पाएंगे. सो बी ओपन टू देम. ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ गलत कर दिया. अर्लियर यू हैव डन अ थिंग बट यू हैव एक्नॉलेज दैट थिंग एंड यू हैव लर्नड एंड मतलब अच्छे से ओवरकम किया उसको. दैट मैटर्स अ लॉट. ठीक है, तो वो भी कर लेना चाहिए आई थिंक एसएसबी के पर्सपेक्टिव से. और लाइक इनिशियली तो यही है कि जो 12th में बंदे हैं वो मेरी तरफ से तो यही कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा अपने लाइक 12th में अब तक अगर कोई तुमने कुछ भी ऑर्गेनाइज किया है, एनी ट्रिप यू हैव वेंट टू, कुछ भी ढंग का किया है लाइफ में, एंड सिर्फ तुमने ही नहीं, आई थिंक तुम्हारे दोस्तों ने किया है, लाइक तुम जिसको एडमायर करते हो उसने कुछ ऐसा किया है, तो उसके इंस्टेंसेस से सीखो. ऐसा नहीं है कि तुम्हें अपनी अगर नेचुरल साइड दिखानी है तो वो तुम्हारी होनी जरूरी है. एक इंसान का इवोल्यूशन होता है धीरे धीरे. ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी भी बनती है. ऐसे नहीं कोई बॉर्न ऑफिसर आ जाता है, सब कुछ सीखते हैं धीरे धीरे. अभी कोई मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल का बंदा है, he also learned there from the atmosphere. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता कि अब हम एनडीए जाएंगे हम भी तो वहां जाके सीखेंगे ही सीखेंगे. अब ऐसे थोड़े हम सारे ईथोस और मॉरल वैल्यूज अंदर से लेके आए, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो आई थिंक वी कैन लर्न फ्रॉम आवर एटमोस्फेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स. उनसे ऑब्जर्व करो और सब चीजें लिखो.
जरूरी नहीं है कि अगर तुम्हें अफसर बनना है तो सारी स्टोरीज में तुम आईएएस अफसर ही बनाओगे क्योंकि तुम उन्हीं से इंस्पायर हो। हर किसी में विक्रम बत्रा चेप दिया, पीवीसी दिला दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल लोग भी तुम्हारे घर में जब तुम छुट्टियां आते हो कॉलेज की, या फिर तुम्हारे पापा हैं वो घर की चीजों को टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, एक साथ रहते हैं, एंड मोस्ट ऑफ थिंग्स लाइक अपनी फैमिली को नई नई चीजें सिखाते हैं, बहन को पढ़ाते हैं, माता पिता किसी के ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते तो उनको थोड़ा अवेयर कराते हैं आजकल की चीजों से। दैट थिंग ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स मेक्स अ मतलब फिल्स अ पॉट। ठीक है, तो ये है कि मतलब ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इन पे भी ध्यान रखें और नॉर्मल चीजें करें। और ज्यादा मतलब ये नहीं है कि ओवर मोटिवेटेड होके चले गए कोर्सेज के बारे में कि भाई बस मेरे को तो होके अपनी जिंदगी सेट करना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज अ गुड थिंग, ठीक है, टू विच वी शुड फोकस अपॉन रादर देन क्लियरिंग दी एसएसबी। एसएसबी तो हो जाएगी एक ना एक दिन, ठीक है, पर वही है कि जितना हम अपने पे फोकस करें उतना सही है। अपनी पर्सनैलिटी को फेक नहीं करना होता। अगर एसएसबी में भी कभी कुछ गलती हो गई तो ऐसे नहीं लेके बैठ गए कि यार कमांड टास्क हल्का मिल गया अब तो बस गया कल, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने देखे बार बार कमांड टास्क वाले भी रिकमेंड होते हुए, ठीक है, और मैं तो खुद 31-32 एसआरटी करके आता था हर बार, ठीक है, और कभी कुछ छूट भी जाता है, लाइक वन ऑफ टू माई फ्रेंड हैं जो एक दो दोस्त हैं, उनके कभी एक टीएटी भी छूट गई थी तो वो तब भी रिकमेंड हो गए। तो इट्स नॉट लाइक कि तुमने एक टीएटी छोड़ दी गलती से तुम रिकमेंड नहीं हो पाओगे। क्वालिटीज अगर हैं, अगर तुम दिखा रहे हो कि हाँ मैं एक हंसता खेलता बच्चा हूँ, या हंसता खेलता एक आदमी हूँ जो सबके साथ रहता है, सबकी बातों को एक्नॉलेज भी करता है, सबकी हेल्प भी करता है, और ऐसा भी नहीं है कि गलत बातों को सहता भी है, तो दैट इज वेल इनफ। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट ये एसएसबी। तो ये है जो मैंने अभी तक सीखा है। लाइक फिर प्रीवियस अटेम्प्ट्स में जिसमें मैं रिकमेंड नहीं होता उसमें यही था कि यार लाइक ओवर मोटिवेशन बहुत आ रहा था, ठीक है, बस होना है कैसे ना कैसे अपना प्रूव करना है, प्रूव करने के चक्कर में नेचुरल फैक्ट थोड़ा रह जाता है। तो आई थिंक उस पर थोड़ा कंट्रोल करें। इमोशनल फैक्टर रहता है सबके अंदर, तो इमोशनल फैक्टर को कभी कभी लो भी कर लेना चाहिए, और जो सेंसिबल डिसीजन हो वो ले लेना चाहिए। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर एसएसबी। और प्रिपरेशन के लिए आई थिंक वी शुड फोकस ऑन पीपीडीटी। ठीक है, पीपीडीटी एक बहुत अच्छा लाइक सबसे इंपॉर्टेंट ही है एसएसबी में स्क्रीन इन होने के लिए। तो जो लाइक उसमें एक्शन पार्ट आता है अच्छे से, इन विच वी हैव टू नरेट आवर स्टोरी, तो उसको अच्छे से करें। लाइक वीडियो बोलता है कि इन एक्शन पार्ट यू हैव टू राइट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द पिक्चर, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो उसको अच्छे से बोल दे। ठीक है, एंड टीएटी की प्रैक्टिस यू कैन डू अ लॉट। अगर मैंने तो बहुत की थी, क्योंकि यही है कि भाई देख मेरी लाइफ ऐसी नहीं रही जिसमें मैं बहुत थ्रिलिंग चीजें की हैं, ठीक है, या मैंने बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल गई, तो मैंने खुद से भी सीखे हैं और दूसरों की भी सीखी है, तो मैं उसको अप्लाई करने की कोशिश कर लेता था, एंड दैट्स अ गुड थिंग। अगर तुमने नहीं कुछ किया है, लाइक मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स होते हैं कि बहुत सारे पूछते हैं कि 12th में यार मैंने कॉलेज में पार्टिसिपेट, स्कूल में पार्टिसिपेशन नहीं किया, ये मेरी हॉबी नहीं थी, क्या हुआ? तो अगर तुमने उस टाइम छोटा भी किया है तो दैट इज द थिंग, उसको बेस्ट तरीके से किया है, तो उसको दिखाने में क्या है, वो तुम्हारी चीज है ना, तुम अपनी चीज पे कॉन्फिडेंट रहो। दूसरों की मत देखो कि यार एमसी आ रहा है उसने तो यहाँ भी खेला है, खेला है उसने, खेला है, मैंने जितना खेला है जितना मिला है मैंने उसमें से बेस्ट निकाला है, तो दैट इज थिंग, वो ठीक है। डरना क्यों है इस बात से लेके? ठीक है, ऐसी हॉबीज एंड इंटरेस्ट का है, अपनी एक हॉबी बनाओ, कुछ भी बना लो, रीडिंग बुक्स, कुछ भी बना लो, राइटिंग फैक्ट्स, वॉचिंग यूट्यूब वीडियो, पर जो देखो फिर उसको सही से एक्सप्लेन कर दो, यहाँ पे ये किया और पूरा कर लिया, ज्यादा कुछ नहीं है सर, इतना किया है, इतना आता है, इतना टाइम मिला, ये जस्टिस किया मैंने अपने टाइम के साथ, दैट्स वेल इनफ। एंड फॉर डब्ल्यू सिंपल सिंपल रेस्पॉन्सेज लिख दो, लाइक जो भी तुम नॉर्मल लाइफ में करते हो, ज्यादा बड़े बड़े नहीं, लाइक सक्सेस लीड्स टू दिस, हर चीज में सक्सेस घुसा दिया, हर चीज में बड़ी बड़ी चीजें घुसा दी, मोटिवेटिंग पर्सन, टीम लीडर, ये तो ठीक है, पर एक्चुअली में मेरी लाइफ इतनी वैल्यू इस पे कभी भी नहीं चलती। ठीक है, तो वही है, प्रैक्टिकलिटी में थोड़ी जितनी चीजें जाए उतना सही है, और ऐसे ही एसआरटी में होते हैं। ठीक है, इमोशनल क्वेश्चन और रिकमेंडेड होने का थॉट एक अलग बात होती है, ठीक है, उसको साइड में रख के जो हमारा कर्मा है वो मैटर करता है। ठीक है, तो आई थिंक दैट शुड बी फोकस अपॉन मोर ऑन प्रैक्टिकलिटी रादर देन फिलोसफी, तो वो हम कर सकते हैं। और प्रैक्टिस तो जितनी हो जाए उतना बेस्ट है। इंटरव्यू के लिए भी बहुत सारे लोग होते हैं वो एक बार में नहीं दे पाते जवाब, आई थिंक इट्स गुड फॉर प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि तुम अपने क्वेश्चंस को झूठ बोल दो कि प्रैक्टिस करिए, झूठ नहीं होता, एक बस वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है जिसपे तुम काम करते हो। वो अकेडमी जाके भी हमें हमें उसी पे ही, ऐसे नहीं है कि बॉन्ड ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है उस पर काम कराया जाएगा, इतनी चीजें होती हैं अकेडमी में, इतने वो होते हैं, तो वहां भी तो काम कराया जाएगा ना, तो वो तुम भी काम कर रहे हो, तो दैट्स आई थिंक
ऐसे कुछ नहीं है कि स्टीरियोटाइप्स नहीं रखनी दिमाग में कि ये तो बॉन्ड होता है, फिर दूसरों से नहीं सीखना। लर्न फ्रॉम योर एटमोसफियर, दैट इज द बेस्ट थिंग। और सिर्फ अभी के लिए नहीं, आई थिंक आगे के लिए भी। So Tarun has shared his whole SSB experience. It was very good, and I hope that all the candidates would get motivated and it would be helpful for them also. Now जावेद से मैं पूछना चाहूंगा कि एज अ फ्रेशर उसने साइक टेस्ट और जीटीओ टास्क में कैसा परफॉर्म किया था। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में डाउट होता है कि साइक टेस्ट और जीटीओ में कैसे परफॉर्म करना चाहिए एज अ फ्रेशर, कि मतलब सारी ग्रुप को लीड करो या तो जीटीओ टास्क में, ठीक है, पीजीटी में भी आगे जाके काम करो, एचजीटी में भी पार्टिसिपेट करो पूरा, एंड जो भी टास्क मिल रहा है उसमें मतलब लीड करो। तो इसमें क्या कैसे प्रिपेयर किया तुमने? और लाइक सर जैसे मेरा साइकोलॉजी था, तो साइकोलॉजी के लिए आई हैव prepared a lot like TAT, WAT and then this SRT and SD. तो क्योंकि मैं इतना प्रिपेयर हो चुका था, तो when the time really came for the psychology test, so it was like normal for me. मतलब जैसे मैंने प्रिपेयर कर रहा था वैसे लाइक हमें पिक्चर दिखाई जा रही थी TAT में एंड वी वर राइटिंग स्टोरीज, चल रहा था। सेम WAT हुआ, हमारा हमारा SRT हुआ एंड SD इज ऑल अबाउट प्रिपेयर, आई हैव प्रिपेयर्ड इट अर्लियर आल्सो। तो जो मेरा याद था तो मैंने वो अपना मतलब साइकोलॉजी वेंट, आई थिंक ओके, इट वाज ओके, क्योंकि साइकोलॉजी एक अनप्रेडिक्टेबल थिंग है। यू कांट से कि भाई मेरी साइकोलॉजी बहुत अच्छी गई थी, आई डोंट नो दैट, है ना। तो आई मस्ट से दैट इट वाज ओके ओके। एंड टॉकिंग अबाउट जीटीओ, जीटीओ वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय एसएसबी। एंड जीटीओ में मैंने अपना बेस्ट दिया था, स्टार्टिंग विद द ऑल 9 टास्क इन द जीटीओ एंड स्टार्टिंग विद द लाइक यू वर आस्किंग सर लाइक पीजीटी एंड एचजीटी। ऐसा नहीं है कि यू आर ऑलवेज लीडिंग द ग्रुप एंड तुम्हें उधर लीडर बनना है, नहीं ऐसा नहीं है। यू कैन बैक से भी तुम आइडिया दे सकते हो, बट मेरा क्या स्ट्रेटेजी था, मैं ना तो बैक में था ना ज्यादा आगे था, मैं नॉर्मल था। लाइक लाइक बहुत सारे लोग होते हैं ना कि भाई वो फट्टा बल्ली में ही लगे रहते हैं कि भाई ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। इससे अच्छा आप आइडियाज दो, बिकॉज द जीटीओ सर सिटिंग ओवर देयर, ही वांट अ आइडिया, ही डोंट वांट दैट मेस। बच्चे मेस कर देते हैं भाई, फट्टा बल्ली ये वो, इधर लगाओ उधर लगाओ, मेस मेस नहीं करना उधर। यू हैव टू बी अप्रोप्रिएट अपना वो दो, क्या नाम है, आइडिया दो, एंड सर विल ऑब्वियसली लिसन इट, देन ही विल टोल ओके करके दिखाओ एंड देन यू कैन डू इट, परफॉर्म इट। ठीक है, तुम्हें अपने दोस्तों को, जितने तुम्हारा ग्रुप है ना, मैंने पूरी एसएसबी में एक चीज देखी है, अपना ग्रुप को तुम कॉम्पिटिटिव मत समझो कि भाई वो तुम्हारे साथ कॉम्पिटिशन चल रहा है। ठीक है, उन्हें अपना फ्रेंड्स की तरह लो। अगर तुमने जहां पे सोचने लग गया ना कि भाई ये मेरे कॉम्पिटिशन है, तो वहां पे गेम बिगड़ गया फिर पूरा। ठीक है ना, तुम अपना अच्छा दे पाओगे और पता नहीं क्या कर जाओगे, कुछ नहीं पता होता। ठीक है, डेस्पिरेशन नहीं रखना। डेस्परेट हो जाते भाई लोग कि भाई मुझे दिखाना है अपने आप को, मैं नहीं दिख पाया। कुछ बच्चे आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनका जैसे पीजीटी अच्छा नहीं होता, तो वो कहते हैं एचजीटी में वो आपको बोलेंगे कि यार तेरा तुमने अच्छा कर लिया, मुझे थोड़ा सा दिखाने का मौका दे दे, ये कर दे वो कर दे। तो भाई अपना नॉर्मल रहो, ठीक है भाई, दिखा अपना भाई, कोई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम्हें किसी को सप्रेस भी नहीं करना। ठीक है, अपना भाई, अब तुम्हें बस अपना अपना करना है अच्छे से, बस अपना ये मोटिव रखो बस पीजीटी एचजीटी में। एंड जीटीओ इज द बेस्ट थिंग आई लाइक, क्योंकि ग्रुप में जब आप इंटरेक्टिव होते हो ना, और अगर आपके अंदर ग्रुप ग्रुप वाली फीलिंग्स है, तो ग्रुप इज ऑल जस्ट अबाउट नॉर्मल थिंग, वो उसमें कुछ नहीं है। लोगों को लगता है भाई अगर तुम पीजीटी एचजीटी सीटी में आइडिया नहीं दोगे तो मतलब यू आर बेकार हो तुम एकदम, ऐसा नहीं है। और भी अलग चीजें, उनकी टेस्टिंग चीजें अलग होती है। ऐसा नहीं है कि वो बस आइडियाज पे ही वर्क करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनको मेरे से बहुत अच्छे थे, वो देवर रोप ऐसी थी, देवर ट्राइंग रोप, इतने अच्छे आइडियाज दे रहे तब भी दे डिडंट मेक इट। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, जीटीयू जीटीयू में आपका ग्रुप देखा जा रहा है कि आप ग्रुप के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, मेन वो है। ग्रुप के साथ आप अच्छा रहो, कॉम्पिटिटिवनेस मत समझो, टेल मेक देम एज योर फ्रेंड्स एंड ऑल। अपना हेल्दी रहो, ठीक है, मेन यही है, हेल्दी रहो। ठीक है, जो है भाई, ठीक है, कोई गिला शिकवा नहीं रखना उनसे। ठीक है, बस मेरा मतलब मेरा तो सर ऐसे ही था। एंड जो भी मैंने अपना किया बेस्ट किया था। एंड जो आइडियाज आते थे, जस्ट से जेंटलमैन दिस एंड यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ इजीली। ठीक है, मेरा सर ऐसे था। परफॉर्म किया जाए। So Javed, you explained everything that how to perform in a GTO task.
अब उसके बाद जो हमारा बीच में इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू, तो बहुत सारे फ्रेशर्स और रिपीटर्स भी होते हैं जिनको ये डाउट होता है कि यार ये जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है पता नहीं कौन से क्वेश्चंस पूछ लेगा। एंड कभी कभी करंट अफेयर्स रिलेटेड भी पूछ लेते हैं, और कभी कभी फैमिली से भी इतना डीप चले जाते हैं कि मतलब वहां पे जो बंदा बैठा होता है वो खुद कंफ्यूज हो जाता है, भाई क्या बताऊं, क्या नहीं बताऊं, या क्या बताऊं। सो इन सिचुएशन में तूने कैसे हैंडल किया, मतलब कि कैसे तू काम रहा पूरे सिचुएशन में, एंड पहले से कैसे प्रिपरेशन की, कि माइंडसेट बना के जाना पड़ता है कि भाई मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो मेरे को काम रहना है और वही आंसर करना है जो मतलब मेरा ट्रूथ है। तो वो तुमने कैसे मैनेज किया? लाइक सर फॉर इंटरव्यू इज दी बेस्ट थिंग मेरे हिसाब से। जो एसएसबी की बेस्ट थिंग होती है वो होता है आपका इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू में आप 1-to-1 कम्युनिकेट कर रहे हो, जो भी आपके ऑफिसर सर बैठे हुए हैं उनसे 1-to-1 कम्युनिकेट। फॉर इंटरव्यू मेरा सर प्रैक्टिस ऐसा था, लाइक मेरे एक सीनियर है जगदीप सिंह, एंड ही इज इन इंडिया राइट नाउ। तो उन्होंने मुझे बताया था कि भाई जो क्वेश्चन तुझसे क्या आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ इज योर फैमिली, हाउ मेनी मेंबर्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सीआईक्यू, इन्हें सीआईक्यूज कहते हैं, सीआईक्यू 1 2 3 4। तो मैंने उन्हें क्वेश्चन को लिख लिया था, एंड आई वाज हैविंग मिरर प्रैक्टिस ऑफ दैट। तो वो मेरा क्वेश्चन एकदम फ्लो में था कि भाई वो कुछ ऐसा पूछेगा और मैं ऐसा बोलूंगा, ये था। सेकेंडली क्या था, मैं मेरा फ्रेंड, मतलब हम 3-4 फ्रेंड्स थे जो एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, एंड हम सारे मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करते थे। ठीक है, लाइक मैं भी किसी का इंटरव्यू लेता था, कोई मेरा भी इंटरव्यू लेता था, एंड हम एक्सट्रीम लेवल तक खींचते थे उस इंटरव्यू को। मैं ऐसा नहीं कहूंगा हम एकदम रेप्लिका इंटरव्यू लेते थे जो एसएसबी में होता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हम उस इंटरव्यू को बहुत स्ट्रेसफुल बनाते थे कि भाई ये नहीं तो ये क्यों, ये नहीं तो ये। उससे क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेस इज नॉर्मल थिंग हो जाता था। एंड सर जब मैं उस लाइक हमारा जो रूम था इंटरव्यू रूम, व्हेन आई वेंट देयर, लाइक मैं बैठा अपना नॉर्मली, वो आपको खुद फ्रेशर्स को देख कंफर्टेबल ही हो, ठीक है, वो आपको कंफर्टेबल करेंगे, वो बताएंगे ओके जस्ट बी ऑनेस्ट। ठीक है, द इंटरव्यू इज ऑल अबाउट ऑनेस्टी। ठीक है, द मोर यू ऑनेस्ट ना, तुम्हें कोई टैकल नहीं कर सकता अगर तुम ऑनेस्ट हो। ठीक है, अगर तुमने जरा सा भाई झूठ बोला, और अगर सर ने, क्योंकि वो द पीपल हु आर सिटिंग देयर दे आर बहुत महान लोग हैं, उन्होंने उन्होंने बहुत बहुत तुम जैसे देखे। ठीक है, वो भाई ऐसा मत सोचना वो भाई पहली पहली बार सर बैठे हुए हैं और इंटरव्यू ले रहे हैं भाई। ठीक है, तुम जैसे कितने आए कितने गए। ठीक है, तो उनके सामने कोई झूठ नहीं। ठीक है सर, ये नहीं थे, नहीं है भाई, सिंपल। मुझे बहुत बहुत आई वुड सी जीके, तो मेरी जीके में मुझे इतना घिसा था ना सर ने। ठीक है, मेरे लास्ट में सर ने यही बोला था कि आई थिंक यू मस्ट बी वेरी बिजी, दैट्स व्हाई यू डोंट नो एनीथिंग इन जीके। तो मैंने कहा सर यस सर आई विल इम्प्रूव इट, ऐसे बोलो नॉर्मली। ठीक है, अब इसमें भी झूठ बोलने लग जाओ कि नहीं सर ऐसे नहीं है, फिर भाई तुम बोल नहीं पा रहे। ठीक है, यस सर, ओके सर, आई विल इम्प्रूव इट, सिंपल ऐसे बोलो। एंड बी ऑनेस्ट, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट ऑनेस्टी। एंड एक, अगर मान लो जैसे अगर तुम लाइक व्हेन यू हैव एनी इंटरव्यू सेशंस, लाइक अगर तुम्हारा कोई दोस्त है, और ऐसा नहीं है कि यार तुम रिकमेंडेड कैंडिडेट है कोई तो उसी से इंटरव्यू लो, अपने फ्रेंड से भी तुम इंटरव्यू ले सकते हो, इतना कोई बड़ा नहीं होता, उसे को प्रेशराइज इंटरव्यू ले। ठीक है, जो तुम बोलो उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन निकालता रहे। ठीक है, जैसे मेरा कुछ दोस्त बोलता था कि भाई इधर ये है, तो मैं पूछता था क्यों है, कैसे है, कब है, प्रेशराइज मारता था मैं। और फिर उससे नए नए क्वेश्चन मेरे दिमाग में आते थे, उन्हें मैं नोट डाउन करता था। इंटरनेट की हेल्प लो। ठीक है, अपने एरिया के बारे में जानो। ठीक है, फैमिली में जानो, जो नॉर्मल बेसिक चीज है ना वो तो आपको पता होनी चाहिए। लीव दैट जनरल अवेयरनेस पार्ट, फैमिली, फ्रेंड्स, एजुकेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसमें आप वो नहीं कर सकते है ना, कुछ काट मतलब कुछ इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। और बाकी जो जीके चीज है, जीके के लिए यू कैन फॉलो मेनी यूट्यूब चैनल, दे गिव अ वेरी वैल्यूएबल नॉलेज ऑफ जीके, एवरी इश्यूज दैट इज गोइंग ऑन। तो आप उन्हें फॉलो कर दिए है ना, एवरीथिंग इज अवेलेबल। ठीक है, ये ऐसा, ये जो लोग कहते हैं ना, मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि मेरे पास फैसिलिटीज नहीं है, एवरी फैसिलिटी इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। रिसर्च वर्क इज ऑल्सो अ क्वालिटी। रिसर्च, जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे ना चीजों को, रिसर्च इज ऑल्सो अ क्वालिटी। ठीक है, रिसर्च आप जितना ज्यादा रिसर्च करोगे ना उतना ज्यादा आपको पता चलेगा। ठीक है, हर चीज में रिसर्च करो। ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये मुझे एक सर ने बात बताई थी, मैं मतलब आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाकी लोगों को बता रहा हूँ। रिसर्च इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितना ज्यादा आप रिसर्च करोगे, थिंक कि ऐसा क्यों है ना, तो दैट विल हेल्प यू इन इन एवरी एक्सपेक्ट, नॉट ओनली इन एसएसबी। आप किसी भी चीज के लिए चले जाओ, दैट विल हेल्प यू। तो सर मेरा ऐसा था। So I have listened and everybody have listened to what you have said, both of you.
and both of you have shared your experience, everything you wanted to tell to the freshers and the repeaters. और ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है सारे कैंडिडेट्स के लिए, बिकॉज ऐसी टिप्स जनरली कोई देता नहीं है. मतलब कुछ कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो क्लियरली बता पाते हैं कि भाई मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की, और तुम्हें भी ये करना चाहिए ताकि तुम्हें हेल्पफुल रहे एज अ रिपीटर एंड एज अ फ्रेशर ऑल्सो. एंड फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एज अ रिपीटर एंड एज अ फ्रेशर हम साथ साथ में बात कर रहे हैं, ताकि हम कंपेयर कर सकेंगे भाई क्या माइंडसेट में डिफरेंस भी होता है कभी कभी, और अप्रोच में भी डिफरेंस होता है रिपीटर एंड अ फ्रेशर के. तो दोनों ने तुमने शेयर करी, अच्छा अपना एक्सपीरियंस बताया. थैंक यू तरुण एंड जावेद for sharing your experience. I congratulate you for getting recommended and hope that you get into the merit and join the academy soon. Thank you for joining.